नमस्कार। एक बार फिर से सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होने वाली है शोध के साधन या फिर कह लीजिए शोध के स्रोतों पर, और साथ ही साथ दूसरा टॉपिक भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा, वो होगा शोध के उपकरण। इन दोनों ही टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा होगी। आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझाई जाएंगी ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छा उत्तर लेखन कर पाएँ। तो बिना समय ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है शोध के साधन और शोध के उपकरण। अनुसंधान में अनुसंधान यानी कि शोध के लिए ही एक शब्द प्रयोग किया जाता है। शोध के लिए कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि ये बात जब आप शोध के संबंध में मैंने जो शोध के स्वरूप और अवधारणा पर आधारित एक पूरा वीडियो डाला है उसमें ये चीज़ें विस्तार से बताई गई हैं। तो अनुसंधान विविध प्रकार की विधियों और प्रविधियों द्वारा सामग्री एकत्रित की जाती है। अनुसंधान जो पूरी प्रक्रिया है उसमें विभिन्न विधियों द्वारा सामग्री एकत्रित की जाती है। कैसी सामग्री? शोध के लिए सामग्री जुटाई जाती है, यानी जो शोध के लिए ज़रूरी है, जिससे शोध की जाएगी, शोध को बेहतर बनाया जाएगा। अनुसंधान के माध्यम से सामग्री संकलन के दो स्रोत बनकर सामने आते हैं, दो प्रमुख स्रोत। पहला आता है सामग्री के प्राथमिक स्रोत या क्षेत्रीय स्रोत। दूसरा आता है सामग्री के द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्रोत या फिर ऐतिहासिक स्रोत भी जिनको बोल देते हैं। तो शोध के स्रोतों को दो तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने चार्ट बना दिया है। पहला बनेगा प्राइमरी सोर्सेज, जिसको हिंदी में प्राथमिक स्रोत या क्षेत्रीय स्रोत भी कहा जाता है, और दूसरा बनता है सेकेंडरी स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेज, जिसको हिंदी में द्वितीयक स्रोत या फिर ऐतिहासिक स्रोत भी कहा जाता है। तो बात करते हैं पहले प्राथमिक स्रोत पर, फिर बात करेंगे द्वितीयक स्रोत पर। तो प्राथमिक स्रोत के बारे में लिखा है कि प्राथमिक स्रोत या फिर प्राथमिक सामग्री उस सामग्री या आंकड़े या सूचना को कहते हैं जो अनुसंधान करता है यानी कि रिसर्चर, शोधार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वयं प्राप्त की जाती है, अर्थात प्रथम स्तर पर। यानी इसमें किसी की मदद नहीं लगती, ये खुद से ही प्राप्त की जाएगी जाकर प्रथम स्तर पर एकत्रित सामग्री ही प्राथमिक सामग्री कहलाएगी। कौन सी सामग्री? जो अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता स्वयं जाकर प्राप्त करता है, उस सामग्री को प्राथमिक सामग्री कहते हैं। और जिन स्रोतों के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जाएगा, या फिर कह लीजिए जाहिर सी बात है, ये जो सामग्री है प्राथमिक सामग्री, ये किसी भी शोध कार्य में स्रोत के तौर पर कार्य करेगी, तो फिर इसको स्रोत भी कह दिया जाता है। तो प्राथमिक सामग्री और प्राथमिक स्रोत दोनों एक तरीके से समान अर्थ निरूपित करते हैं। आगे बढ़ें तो इस प्रकार के स्रोत या साधनों के अंतर्गत मौलिक रिकॉर्ड, किसी घटना का आंखों देखा विवरण, फोटोग्राफ, लोक कथाएं, दंत कथाएं, प्राचीन दस्तावेज, कलात्मक उपलब्धियां, अभिलेख आदि की गणना की जाती है। मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। आप ऐसे समझिए, आपका कोई टॉपिक किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति को लेकर है। फॉर एग्जांपल असम की जो संस्कृति है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी संस्कृति को लेकर आपका शोध विषय है। तो आप यात्रा करके वहाँ पर जाते हैं और खुद वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, जानकारियाँ जुटाते हैं कि उनका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, पहनावा कैसा है। आप देखते हैं चीज़ों को, फोटोग्राफी करते हैं जाके वहाँ पर, ताकि आपके पास साक्ष्य रहें और आप उनको अपने शोध कार्य में उनका विवरण दे पाएँ, उन्हें अटैच कर पाएँ। तो ये होगा प्राथमिक स्रोत या फिर प्राथमिक सामग्री। इसके संदर्भ में कर्लिंजर, जो कि एक विद्वान रहे हैं, पाश्चात्य विद्वान, ये लिखते हैं कि प्राथमिक स्रोत का तात्पर्य ऐतिहासिक प्रदत्त तथा किसी महत्वपूर्ण अवसर से संबद्ध मौलिक अभिलेख, किसी घटना के आंखों देखे विवरण, छायाचित्र यानी कि फोटोग्राफ्स, संगठन बैठकों के विस्तृत विवरण आदि का मौलिक भंडार होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप जाके चीज़ों को खुद जुटाते हैं, जो कि मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। अब प्राथमिक स्रोत की उपयोगिता पर बात करें तो प्राथमिक स्रोतों से संकलित सामग्री को प्राथमिक सामग्री कहा जाता है।
जाहिर सी बात है। पहली उपयोगिता बनती है विश्वसनीयता। प्राथमिक स्रोत आप खुद जाकर, आप ऐसे समझिए जो प्राथमिक सामग्री है वो आप खुद जाकर जुटा रहे हैं, तो वहां पर विश्वसनीयता बन ही जाती है। आपके पास साक्ष्य होते हैं, आप साक्ष्यों पर आधारित सामग्री पाठक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आपने रिसर्च में या अपने शोध कार्य में उस चीज को डालते हैं कि ये मैंने मतलब स्वयं से जाकर वहां पर देखी थी, इसके साक्ष्य भी मेरे पास हैं, इसके प्रमाण भी मेरे पास हैं, फोटोज के रूप में, वीडियोस के रूप में। इस तरह से आप उसको विश्वसनीय और बना लेते हैं अपने शोध कार्य को। दूसरा बनता है वास्तविकता। प्राथमिक स्रोत तथा प्राथमिक सामग्री अधिक स्वाभाविक या वास्तविक होती है, क्योंकि इसे अनुसंधान करता है यानी शोधार्थी खुद जाकर प्रथम स्तर पर प्राप्त करता है। इससे घटना के वास्तविक रूप का पता चल जाता है, यानी यहाँ पर हवा में बातें नहीं की जाती हैं, एक वास्तविकता आ जाती है, प्रामाणिकता आ जाती है, विश्वसनीयता आ जाती है। व्यवहारिक उपयोगिता पर बात करें तो प्राथमिक स्रोत और सामग्री अधिक व्यवहारिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसे स्वयं शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान की समस्या के उद्देश्यों के अनुकूल ही एकत्रित किया जाता है। चौथा उद्देश्य या फिर उपयोगिता बनती है प्राथमिक स्रोत की नवीनता। अब अगर आप अपने शोध कार्य में जो पहले से ही प्राप्त किया जा चुका है अन्य शोधार्थियों द्वारा, उसको ही आधार बनाकर अपने शोध विषय को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो सामग्री, वो जुटाई गई सामग्री प्राचीन है, पुरानी है। आप अगर नए तथ्यों को, कहते हैं अपडेटेड चीजों को संकलित करना चाहते हैं, अपनी शोध विषय को, अपने शोध कार्य को अपडेटेड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्राथमिक स्तर पर या फिर प्राथमिक स्रोतों के रूप में प्राथमिक सामग्री जुटानी पड़ेगी, जिससे आपके शोध कार्य में नवीनता आएगी। प्रमुख प्राथमिक स्रोतों की बात करें तो पहला बन जाता है अवलोकन। अवलोकन यानी कि स्वयं चीजों को देखकर जानकारी आप जुटा रहे हैं। अवलोकन अनुसंधान की एक तकनीकी या प्रविधि है जिसका प्रयोग प्राथमिक सामग्री या आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अवलोकन अनुसंधान के प्राथमिक यंत्र के रूप में मानव बुद्धि के परीक्षण तथा अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना है। दूसरा बनता है साक्षात्कार। आप लोगों से जाकर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये दूसरा प्राथमिक स्रोत बन जाता है। अगले पर बात करें अनुसूची। इसका यथार्थ एवं वास्तविक सामग्री को प्रत्यक्ष रूप से संकलन करने में महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रश्नों की एक सूची है जिसे शोधकर्ता सूचनादाता के पास लेकर जाता है और उससे प्रश्न पूछा। फॉर एग्जाम्पल, आप शोधकर्ता हैं, आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, आपके पास कुछ प्रश्न आपने पहले से ही तैयार करके रखे हैं, फिर आप वहां पर जाकर उससे आंकड़े जुटाएंगे कि आप किस उम्र के हैं, आप यहाँ पर इस क्षेत्र में कब से रह रहे हैं, यहाँ का जो कल्चर है वो आपको कितना प्रभावित करता है या फिर कितना डाइवर्स है। ऐसे ही आप किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर सेम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस तरह से एक अनुसूची के माध्यम से भी जो है प्राथमिक सामग्री जुटाई जाती है। फिर आते हैं द्वितीयक स्रोत पर यानी सेकेंडरी सोर्सेज। द्वितीयक स्रोत जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है द्वितीय स्तर पर कार्य करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं कि द्वितीयक स्रोत वे साधन हैं जो अनुसंधानकर्ता के लिए प्रथम साक्षी नहीं है, क्योंकि इसमें उसका स्रोत से संबंधित घटना, व्यक्ति या साधन संस्थान से तात्कालिक संबंध नहीं होता है। किसका? शोधार्थी का। प्राथमिक स्रोत में शोधकर्ता द्वारा अपनी समस्या से संबंधित वास्तविक व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त की जाती है, जबकि द्वितीयक स्रोत में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित या अप्रकाशित अथवा लिखित प्रलेख सम्मिलित होते हैं। जैसे कि जो जानकारियां पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं या फिर जुटाई जा चुकी हैं, वहां पर जाके आपने परिचर्चा की कि मुझे अपने शोध विषय के संदर्भ में यहाँ के जनगणना कब हुई है, इस विषय में मुझे जो है तथ्य चाहिए, आंकड़े चाहिए, तो वहां से जाकर आपने प्राचीन सामग्री जो पहले से ही जुटाई जा चुकी है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, वो आपने ले ली, तो वो जाहिर सी बात है द्वितीयक स्रोत ही कहलाएगी, क्योंकि वहां पर आपने प्राथमिक तौर पर यानी आप उस के प्रथम साक्षी नहीं हैं। आगे बढ़े तो द्वितीयक स्रोत को गौण स्रोत भी कहा जाता है। प्राथमिक स्रोत को प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं, वैसे द्वितीयक स्रोत को गौण स्रोत कहते हैं। प्राथमिक स्रोत को प्रधान स्रोत भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत संस्मरण, जीवनी, व्यक्तिगत विवरण, पत्र पत्रिकाओं की सामग्री आदि की भी गणना की जाती है।
अब करलिंगर यहाँ पे भी कहते हैं, जैसा कि ये इनका नाम जो है आप करलिंजर भी लिख सकते हैं और करलिंगर भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंसिएट किया जा सकता है। ये कहते हैं कि गौण स्रोत किसी ऐतिहासिक घटना या स्थिति का वह अभिलेख या रिकॉर्ड है जो मूल भंडार से एक या अधिक चरण अलग होते हैं। अब बढ़ते हैं द्वितीयक स्रोत की उपयोगिता पर बात करते हैं। जैसा कि हमने प्राथमिक स्रोत की उपयोगिता पर भी बात की थी, अब यहाँ पर क्या उपयोगिताएं निकल कर आती हैं, तो पहला बनता है पक्षपात से बचाव। द्वितीयक स्रोतों के प्रयोग में अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी प्रकार के पक्षपात करने की संभावना तथा सामग्री को अपने मूल्यों के अनुरूप तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की भी संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट बनता है भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन, जो कि महत्वपूर्ण बन जाता है। अब तो अगर हम प्राथमिक स्रोत पढ़ रहे हैं तो हम उसके पक्ष में रखकर चीजों को देखेंगे कि यहाँ पर क्या नया हमें मिल रहा है। अब द्वितीयक स्रोत पढ़ रहे हैं तो उसको हम पूरा नेगेटिविटी के साथ में नहीं देख सकते हैं ना, उसका भी अपना कुछ औचित्य है, अपना कुछ महत्व है। तो द्वितीयक स्रोत की भी उपयोगिताएं होती हैं। भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले की स्थितियां क्या रही हैं, जो कि हमारे शोध कार्य को अच्छा बनाने में सहायक होती हैं। तो पूरी तरह से इसको हटा देना कि इसकी कोई महत्ता ही नहीं है द्वितीयक स्रोतों की, हम तो प्राथमिक स्तर पर जाकर ही सामग्री जुटाएंगे, तो वो भी सार्थक सिद्ध नहीं होगा आपके शोध कार्य के लिए। तीसरा पॉइंट बनता है समय और धन की बचत। जाहिर सी बात है, जो सामग्री पहले से ही जुटाई जा चुकी है वो उसी के आधार पर जब आप अपना शोध कार्य पूरा कर लेते हैं, शोध कार्य में मदद लेते हैं, तो आपके समय की तो बचत होती है, साथ ही साथ आपका जो आने जाने का खर्चा होता है, क्रय विक्रय में जो खर्चा होने वाला है, उसको भी बचाया जा सकता है। चौथे पॉइंट पर बढ़ें तो चौथी उपयोगिता है गोपनीय तथ्यों की प्राप्ति हो जाती है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए हैं। अब अगर आप तथ्य जुटाएंगे तो आप प्रथम स्तर पर जाकर हालांकि तथ्य जुटाएंगे तो आपके तथ्य किसी पहले व्यक्ति द्वारा जुटाए गए तथ्यों से भिन्न हो सकते हैं। हो सकता है उसने और कोई ऐसी जानकारी जुटाई हो जो आप जुटाने में सक्षम नहीं रहे हों, तो यहाँ से गोपनीय तथ्यों की भी प्राप्ति हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ मुख्य द्वितीयक स्रोतों पर। तो यहाँ पर पहला आएगा व्यक्तिगत प्रलेख, जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा निजी रूप से लिखा जाता है। व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जीवन संबंधी जानकारी प्राप्त करके उनके द्वारा कही गई बातों का पता लगाकर तैयार करता है। उदाहरण दिया गया है जीवन इतिहास। जीवन इतिहास से तात्पर्य विस्तृत आत्मकथा से है। अधिकांश जीवन इतिहास महान व्यक्तियों द्वारा स्वयं अपने बारे में अथवा अन्य लोगों द्वारा उनके बारे में लिखे हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है सार्वजनिक प्रलेख। ये अधिकतर सरकारी रिपोर्ट के रूप में होते हैं। जैसे व्यक्तिगत प्रलेख कोई एक इंडिविजुअल तैयार करता है, सार्वजनिक एक सार्वजनिक स्तर पर, बड़े व्यापक स्तर पर जुटाई गई जानकारी को कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से सरकारी कार्यों के लिए जुटाया जाता है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने एक उदाहरण दे दिया है कि ये द्वितीयक सामग्री के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनसे सामाजिक घटनाओं, परिस्थितियों तथा सरकार की नीतियों इत्यादि के बारे में आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। आगे बढ़े तो एक टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वो क्या था? शोध के स्रोत या फिर शोध के साधन। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, शोध के उपकरण। अब बात करते हैं शोध के उपकरणों पर, या फिर इसको आप शोध के साधन भी कह सकते हैं। तो शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सोपान आंकड़ों का संग्रह है। किसी भी प्रकार की शोध के लिए उपेक्षित आंकड़े संग्रहित करने के लिए आपको उपयुक्त उपकरण तैयार करने पड़ते हैं और मापने की ठीक तकनीकी अपनानी होगी, तथा इसके लिए मतलब एक तरीके से आपको बेहतर उपकरण आपके साथ में होने चाहिए। और जो नमूने आप तैयार करेंगे, जो आप तथ्य जुटाएंगे, जानकारी जुटाएंगे, उसके लिए शोध के उपकरण या फिर शोध के साधन जो हैं वो सहायक हो जाते हैं। आगे बढ़ें तो सामान्य रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों, जिन्हें रिसर्च टूल भी बोल देते हैं, जैसे प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर्स, आप पूरी प्रश्नोत्तरी तैयार करते हैं, उसके आधार पर आप जानकारी जुटाते हैं। निर्धारण पैमाना यानी रेटिंग स्केल, जैसा कि आजकल तो गूगल फॉर्म्स में रेटिंग स्केल काफ़ी व्यापक स्तर पर प्रयोग की जा रही है किसी भी प्रोडक्ट के विषय में जानकारी जुटाने के लिए। अभिरुचि पैमाना यानी कि
एटीट्यूड स्किल्स। अभिरुचि पैमाने के बाद अगला आता है परीक्षाओं के तरीके से शोध के संदर्भ में जानकारी जुटाई जा रही है। इस तरह से ये बातें यहाँ पर आ जाती हैं जो कि यहाँ पर लिख दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं एक एक करके विस्तार से प्रत्येक शोध उपकरण पर या फिर शोध के साधन पर। तो पहला बनता है प्रश्नावली। यह एक सामान्य रूप में विभिन्न प्रकार के आंकड़े को एकत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक प्रश्नावली में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षणिक या किसी अन्य ऐसे मुद्दे पर प्रश्नों की श्रृंखला सम्मिलित की जाती है जिसे व्यक्तियों या समूह के शोध विषय पर संगत आंकड़े प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। प्रश्नावली के प्रयोग पर चर्चा करें तो एक प्रश्नावली शोध के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करने का एक प्रचलित उपाय है। यह सामाजिक विज्ञान शोध में मतलब मुख्य रूप से जो ये प्रश्नावली उपकरण है शोध का, ये वाला टूल है, इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान शोध मतलब ऐसे विषय जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, उन स्थानों पर ज़्यादा इसका प्रयोग देखने को मिलता है। दूसरे पॉइंट पर बढ़ें तो इसका प्रयोग दोनों उद्देश्यों औपचारिक जांच प्रारंभ करने वह पहले एकत्रित आंकड़ों को अनुपूरित करने और जांचने के लिए भी किया जाता है कि पहले जुटाए गए आंकड़े या पहले जुटाई जा चुकी जानकारी कितनी सटीक, सही और सत्य है, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वे आर्थिक या सामाजिक समस्याओं के अध्ययन, सामाजिक घटनाओं या मुद्दों के संबंध में लोगों की राय जानने, प्रशासनिक नीतियों और परिवर्तनों के अध्ययन, जीवन निर्वाह व्यय के अध्ययन, उपभोक्ता व्यय, बाल कल्याण और अनेकों अन्य विषयों के संबंध में हो सकती है। आगे बढ़ें तो बात करते हैं निर्धारण पैमाने पे। इसके कुछ प्रकार भी हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं आखिर ये होता क्या है। तो निर्धारण पैमाना यानी रेटिंग सिस्टम जो है, रेटिंग स्केल है, इस शब्द को किसी मत की अभिव्यक्ति या किसी स्थिति, वस्तु, चरित्र या अभिवृत्ति के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। निर्धारण पैमाने का अर्थ एक पैमाने से है जिसमें कई बिंदु होते हैं जो अध्ययन की जाने वाली विशेषता की विभिन्न कोटियों का वर्णन करते हैं। मोटे तौर पर इसको निम्न 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला बनता है संख्यात्मक पैमाना, जहाँ पर संख्याओं के माध्यम से जानकारी की प्रामाणिकता को सत्यापित किया जाएगा या जानकारी कितनी प्रामाणिक है, पहले जुटाई जा चुकी जानकारी वो यहाँ पर जांची परखी जाएगी। दूसरा बनता है आलेखीय पैमाना, यानी आलेखों के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से यहाँ पर चीज़ें पता लगाई जाएंगी। तीसरा बनता है मानक पैमाना, चौथा बनता है संचयी बिंदुओं से निर्धारण और पांचवा बनता है बाधित वर्ण निर्धारण। अब बात करते हैं निर्धारण पैमाने के प्रयोगों पर। तो निर्धारण पद्धतियों का प्रयोग बड़ी संख्या के उद्दीपकों के साथ किया जा सकता है। निर्धारण पैमानों का प्रयोग ऐसे निर्धारकों के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें इसके संबंध में बहुत कम प्रशिक्षण होता है। तीसरा पॉइंट बनता है निर्धारण पैमाने के कई अन्य प्रयोग भी हो सकते हैं। इन्हें अध्यापकों की योग्यता निरीक्षण, योग्यता निर्धारण, व्यक्तित्व निर्धारण, विश्वविद्यालयों या विद्यालयों के मूल्यांकन, सामाजिक सर्वेक्षण आदि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अब अगले शोध पैमाने या फिर शोध साधन या फिर शोध उपकरण पर बढ़ते हैं तो वो है अभिरुचि पैमाना। किसी व्यक्ति की किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु, चाहे वह संस्था, आदर्श, चिन्ह, वाक्य, नारा, काम या विचार हो, जिसकी ओर व्यक्ति सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार से किसी व्यक्ति के विश्वास या अभिरुचि के मूल्यांकन को अभिरुचि कहा जाता है। अभिरुचि पैमानों के प्रयोगों पर बात करें तो इसका प्रयोग या फिर इन पैमानों का प्रयोग किसी नारे, व्यक्ति, धर्म, राजनीतिक दल आदि से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं की डिग्री मापने के लिए किया जाता है कि फला व्यक्ति कितना नकारात्मक भाव से ग्रसित है या कितना सकारात्मक भावों का संचार वो कर रहा है। इसका दूसरा पॉइंट बनता है कि इसका प्रयोग किसी महत्वपूर्ण या अति आवश्यक निर्णय लेने में जनमत सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। औद्योगिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा अन्य नेता
जनता के मत तथा अभिरुचियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। शिक्षाविद उदाहरण के लिए यह पता लगाने के लिए कि जनता का शिक्षात्मक मुद्दों पर यानी शिक्षा से संबंधित मुद्दों के संबंध में क्या मत है, सर्वेक्षण करते हैं शिक्षाविद। ये एक उदाहरण यहाँ पर मैंने दे दिया है। आगे बढ़े तो निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष पर बात करें तो किसी भी शोध कार्य के लिए या इसकी सफलता के लिए, किसकी सफलता के लिए, शोध की सफलता के लिए इस बात का ध्यान रखा जाता है या फिर शोध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता ने अपनी विषय वस्तु के संबंध में कितनी वास्तविक एवं प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित किया है। शोध सामग्री के संकलन के लिए आवश्यक है कि पहले शोध विषय चयन एवं रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए और उसके पश्चात ही सामग्री एकत्रित करनी चाहिए। सामग्री संकलन के लिए आवश्यक है संकलनकर्ता ज्ञानी, विवेकशील, पारखी, परिश्रमी, जो कि एक शोधार्थी की मुख्य गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं। सामग्री संकलन के लिए शोध के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण भी होते हैं, जैसे कि प्रश्नावली है, निर्धारण एवं अभिरुचि पैमाने हैं इत्यादि की मदद से शोधकर्ता सामग्री संकलित करता है शोध कार्य के लिए। तो यहाँ पर चर्चा समाप्त होती है। अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आगे परिचर्चा होती रहेगी, चर्चा परिचर्चा किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय को लेकर, और इस टॉपिक के संदर्भ में एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पर, आप जाकर देखिए, आपको उसमें और भी वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपकी मदद हो रही है तो अपने सुझाव या फिर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए ज़रूर। और वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।